Hello my students, I am here to teach you सेल चैप्टर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारी बॉडी कैसे सेल से बनी हुई है ना। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारा टिश्यू मिलके काम करेगा तो वो ऑर्गन बनाएगा एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी को फिर क्रिएट करते हैं। हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम अपना अलग अलग काम करते हुए रहते हैं। ठीक है, सो आज में हम पार्ट 2 में ये देखेंगे कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट है, सेल किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्या क्या फंक्शंस हैं उनके। ठीक है, सो हम सेल को पर्टिकुलरली डिटेल में देखेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है। सो सेल बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना हुआ है एंड बाकी हम डिटेल में भी देखेंगे। जो भी उस कंपोनेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनेलिज हैं, क्या किसके क्या काम है, सब हम देखेंगे। बट ये अगर हम बेसिकली देखें तो सेल 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि क्या चीज़ से मैम? सो फर्स्ट हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम शॉर्ट में सीएम कहेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीएम। क्या मैम पीएम सीएम एक कैसे हो गया, है ना? ये तो नहीं होता, पीएम अलग होता है सीएम। बेटा वो पीएम सीएम नहीं है जो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो तो डिफरेंट होंगे ही। बट यहाँ पे प्लाज्मा और मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सेम। ठीक है, वो पीएम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मोदी जी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे सेल का मेन जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं डिटेल में बताऊंगी, बट ये सेल का आउटर कवरिंग होता है। जैसे मैंने ये एक सेल बनाया तो ये देख रहे हो जो लाइनिंग या आउटर लाइनिंग, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेकेंड कंपोनेंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। सो मैम ये साइटोप्लाज्म क्या है तो यहाँ समझो, अब बताती हूँ, 1 सेकेंड। थर्ड हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये सेल है रफली मैं अभी बता रही हूँ। तो ये आपका न्यूक्लियस है, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में हो। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में ही होता है। नो, सो ये न्यूक्लियस है और ये अंदर न्यूक्लियोलस है। तो बाकी जो बचा ना सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस, ये देख रहे हो ये स्पेस, इसको मैं किसी कलर से थोड़ा आपको बता देती हूँ डिजाइन करके, ताकि तो समझने में इजी हो। ठीक है, 1 सेकेंड। जैसे एक ग्रे कलर लिया है मैंने। सो ये देख रहे हो ना, ये इसको मैं ऐसे फील करके समझा देती हूँ, रफली मैं बता रही हूँ। ये पूरा सॉल्यूशन से भरा होता है, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस है, जहाँ सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिलके प्रेजेंट होंगे, जहाँ सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एक्चुअल में पूरा सेल का स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्म का सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में। सो सेल का क्या क्या कंपोनेंट हो गया? मेन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। सेकेंड कंपोनेंट हो गया साइटोप्लाज्म एंड थर्ड हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पूरा व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल पे रहेगा। पहला क्या हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन? सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट। अब ये क्या नाम है मैम? सेल ऑर्गेनेलिज, क्या क्या टफ वर्ड बता रहे हो, मैं भी बताऊंगी। थर्ड हो गया न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म में आपका सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 सेकेंड में कलर चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो सेल मैम ये सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? सो देखो सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है ना, जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हार्ट
एक ऑर्गन है, उसका अपना एक फंक्शन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, उसका अपना फंक्शन है, किडनी ऑर्गन है, अपना फंक्शन है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे सेल के अंदर सेल का ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो अपना अपना काम कर रहा है, उसको हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो अपना काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस वो ब्रेन ऑफ सेल हो गया, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ फंक्शंस रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। गोल्गी अपैरेटस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो प्रोटीन लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है। लाइसोसोम हो गया, वो कुछ भी कचरा पार्टिकल, मतलब जो भी उसको ऐसा लगेगा कि फॉरेन पार्टिकल, उसको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो उसको सबका अपना अपना फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, वो मतलब कुछ कुछ चीज़ को आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा, है ना। सो इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी क्या इसका है। सो अपना अपना सब फंक्शन है। तो यहाँ पे हो गया कि सेल किससे बना हुआ है, ये कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से बना हुआ है। अब देखो दो तरह का होता है, एक सेल एनिमल सेल का होगा, एक प्लांट सेल होगा। एनिमल सेल में जो मैं बताई ये सब रहेगा। प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे प्लांट सेल में ये जो देख रहे हो ना सेल मेम्ब्रेन, इसके आगे ऐसे ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अभी मैं बना के दिखाऊंगी, पहले मुझे ये समझा लूंगी तो। एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों ऐसा होता है मैम? हमें नीड नहीं होती सेल वॉल की? नहीं होती, क्योंकि देखो प्लांट सेल ना मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, बट एनिमल सेल कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा कुछ सिचुएशन आया, कुछ ऐसे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हुई जिसमें बचना है, तो एनिमल मतलब दौड़ के कहीं जाके बच सकता है, पर प्लांट मूव नहीं कर सकते। तो उनको एक आउटर टफ कोटिंग की जरूरत होती है। सो सेल वॉल उनको बचाता है इस एडवर्स सिचुएशन से, ठीक है। तो सेल वॉल डेड होता है, तभी वो सरवाइव कर पाएगा किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में। बट जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। एंड अब मैं बताती हूँ आगे क्या है। देखो यहाँ पे ये सेल, ये क्या था? न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये क्या था जो आउटर लेयर मैंने बनाया है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है जो एक्वस सॉल्यूशन मैंने दिखाया? वो है साइटोप्लाज्म। अब देखो रफली मैं बता रही हूँ कि ऑर्गेनेल्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख लो, सपोज ऐसे है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है मैम। इसका क्या काम होगा? ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ये डिटेल में आगे मैं सब ऑर्गेनेल्स एक एक करके बताऊंगी, बट अभी मैं यहाँ रफ डायग्राम में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर आप जैसे ऑर्गेनेल्स हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जैसे है लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करेगा मैम? सुसाइडल बैग है ये। लाइसोसोम का काम होता है, कुछ भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आ गया या फिर सेल के अंदर कुछ डैमेज हो रहा है तो इसको वो खा जाएगा। तो इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, मतलब खुद को ही खा जाता है, उसको इंगल्फ करेगा। उस जो भी डेड पार्टिकल या जो सड़ रहा है, कुछ ऐसा है जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको खुद में इनगल्फ करेगा, खुद को ही डाइजेस्ट कर लेगा। तो लाइसोसोम का ये काम है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं मैम? गोल्गी अपैरेटस जैसे हो गया, है ना, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ऐसे 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 इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ऐसे 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 रहेगा, है ना, जैसे कि ऐसे ऐसे है। कभी वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब एकदम कनेक्ट भी रह सकते हैं, कभी ये डिस्टेंस में भी रह सकते हैं। ये हो गया। अब देखो क्या है, ये भी गोल्गी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका नाम बदल जाएगा। तो क्या होगा मैम? तो ये क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये रफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। तो हो जाएगा ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या होगा मैम? ये भी इंडोप्लाज्मिक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ। मैं डिटेल में सब बताऊंगी, तो अभी थोड़ा सा ये हो रहा है तो परेशान मत होना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है। अब देखो इसका नाम मैंने क्या बताया था, ये है गोल्गी अपैरेटस। क्या काम है मैम ये सबका, डिटेल में मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये लिपिड प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, तो इसको ये गोल्गी अपैरेटस लेके जाएगा, मतलब पैकेजिंग का काम करता है और डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब देखो ये तो हो गया, मैंने बताया कि क्या है क्या नहीं। ये एनिमल सेल क्या बताया, जो इतना ही होगा। ठीक है, अब प्लांट सेल में क्या क्या होता है मैम, प्लांट सेल कैसे होंगे, तो कुछ नहीं है। प्लांट सेल में देखो एक चीज ऐड होगा, सेल वॉल एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर रहता है, आउटर लेयर होता है, और सेल ऑर्गेनेलिस एक एक्स्ट्रा ऐड होंगे, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसको मैं थोड़ा अलग पेन से बताती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होंगे। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने ये ग्रीन कलर लिया, अब समझो ये क्या है, आउटर लेयर ऐसे 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 टफ लेयर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम सेल वॉल। और एक और चीज प्रेजेंट होगा, डेट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। गिव मी 1 सेकेंड। यस, सो ये क्या हुआ, 1 सेकेंड। सो ये क्या था, सेल वॉल बताया मैंने, आउटर लेयर होता है प्लांट सेल में एक्स्ट्रा, एंड ये क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ये दो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। देखो कुछ और भी है, जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं, बट ये अभी आपको जानना नहीं है बेटा, जिस क्लास में जानना होगा मैं आपको बता दूंगी, है ना। सो अभी आपको इतना ही जानना है। तो डिफरेंस देख लिए, ब्लू से जो बना हुआ है वो एनिमल एंड प्लांट सेल में कॉमन है, एंड जो ग्रीन से मैंने बनाया है वो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। जैसे देखो आपके एनसीईआरटी में ना ये डायग्राम दिया हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो मैम ये तो बहुत टफ दिख रहा है डायग्राम, क्या हमें ये बना के आना है? नो, बिल्कुल नहीं है। ऐसा बनाने बैठ जाओगे ना तो आपका पूरा टाइम ही निकल जाएगा एग्जाम का, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। सो आपका ये डायग्राम वहाँ बनना जरूरी नहीं है, आपकी लेबलिंग होनी सही है। आप नॉर्मली ऐसे डायग्राम बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, 1 सेकेंड। जैसे मैंने ये नॉर्मल बनाया ना, देखो प्लांट सेल या एनिमल सेल जो भी समझो, ये एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में थोड़ा सा स्क्वायर शेप बना देना, बट ऐसा डिफरेंस नहीं है। आप सर्कुलर भी बनाओगे बट लेबलिंग सही करोगे तो सही है। सो आपका लेबलिंग सही होना चाहिए, एकदम डायग्राम परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने दिखा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एक बार आप सारे स्ट्रक्चर को क्लियरली इस डायग्राम में देख सकते हो, बट ये डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बनाना है एग्जाम में। आप सिंपल बनाओ, लेबलिंग सही करो। अब पता चला आप एनिमल से लिखो और उसमें सेल वॉल बनाती हो, तब तो कट हो जाएगा ना आपका मार्क्स। सो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं बनाना है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनाना है। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। सो हमने देखा था सेल में आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, वो फ्लैक्सिबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना रहता है। सो ये लाइन ना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अब ये फोस्फोलिपिड से बना हुआ है, तो उतना नहीं भी जानोगे तो चलेगा। जैसे कि एक सिंपल सा मैं डायग्राम दिखाती हूँ ऐसे। सो ये फोस्फोरस का हेड होगा, ठीक है, फोस्फोरस, एंड ये लिपिड का टेल होगा। सो इतना मत जानो, इतना आपको जानना नहीं है, बट ये लिपिड में भी कौन सा रहता है, फोस्फोलिपिड रहता है। ठीक है, चलो हाँ, अब देखो क्या हुआ था, 1972 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। उनके नाम में ही सिंगिंग था, पता नहीं वो क्या बच्चों को टेंशन दे दिए, क्या क्या ढूंढे, अपना सिंगिंग करते रही, बट ठीक है, दिए तो हमें पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा। सो इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके।
एंड इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, ये सब इन्होंने दिया था। बट ये आपको उतना ध्यान, आपको बस ये ध्यान रखना कि कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ये मेम्ब्रेन। मैम ये क्या है, क्या क्या वर्ड बोलते रहते हो, तो ऐसे समझो, आप देखते होगे अपने क्लास में कुछ लड़कियां होंगी जो कि बहुत नखरीली होंगी कि नहीं सर मैं तो बस इसके साथ बैठ सकती हूँ, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी। होता है ना कि कभी कभी क्लास में लेट से आई और उनके जो बेंच पार्टनर होती हैं उसकी फ्रेंड की जगह पे उनके साथ कोई और बैठ जाती है, ये लेट से आती है, तो बोलेगी नहीं नहीं सर मैं तो वहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगी। तो क्या हुई, सेलेक्टिवली वो सेलेक्टिव हो गई बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पार्टिकल को तो अलाउ करेगा कि हाँ आप अंदर बाहर जाओ, बट कुछ पार्टिकल को नहीं अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि ये आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है, हर कोई को एंट्री नहीं देगा ये। अब देखो क्या है, 1 सेकेंड, अब देखो क्या है, जो ये जो इन आउट हो रहा है मटेरियल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, तो वो जो एंट्री एग्जिट हो रहा है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सो ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, एक होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है। अब देखो क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मल होता है, जो ये नेचर का है कि हाई टू लो जाना, है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा ये, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो एक्टिव में क्या हो जाएगा पता है, उल्टा होगा, नेचर के अगेंस्ट होगा, लो कंसंट्रेशन, ये समझ आना, कंसंट्रेशन जो लिख रही हूँ ना शॉर्ट में कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, ये एक्टिव में हो गया। 1 सेकेंड, अब देखो जो ये हाई टू लो है वो क्या है मैम, नहीं समझ आ रहा है हमें, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी ये नीचे क्या है। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट ना दो तरह का होता है, ठीक है, एक होगा डिफ्यूजन, एक होगा ऑस्मोसिस। क्या मैम यही पढ़ले नहीं पड़ा था, अब 2 वर्ड और ऐड कर दी नया नया, सब पढ़ले पड़ेगा, मैं आपको भी सब समझाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो ये पैसिव ट्रांसफर हाई टू लो है जो नेचुरल है, तो उसमें एनर्जी की नीड नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, चलो अब हम देखो समझाती हूँ मैं आपको पैसिव और एक्टिव ट्रांसफर होता क्या है। देखो पैसिव जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक वाले देख रहे हो ना लाइन मैंने बनाया है, सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा, सेल के बाहर सपोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर जो है कोई मॉलिक्यूल है जो बाहर जाता है एंड अंदर कम है। ऑक्सीजन ले लो, ग्लूकोज ले लो, है ना, कुछ भी आप यहाँ कंसिडर कर सकते हो। तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये हाइयर टू लोअर मूव करेगा, जो कि नॉर्मल है, तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जैसे आप समझो आपके पास मान लो घर पे पेन चाहता है, आपके छोटे भाई बहन के पास कम है, तो आपकी मम्मी कहती है ना दे दो, इतने सारे पेन है तुम्हारे पास, क्या करोगे, दे दो, उस बच्चे के पास कम है, नॉर्मली तो ये होता है ना। तो वही यहाँ पे कि मोर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, मोर कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ जाना, पीए मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये आउटर लेयर है, आउटर पार्ट, और ये इनर पार्ट है सेल का, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, इनसाइड ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ लिख दूंगी आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है। सो यहाँ हायर टू लोअर जा रहा है ना, मोर कंसेंट्रेट लोअर कंसेंट्रेट, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना कहते हैं ना नेचर के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लो टू हाई जाएगा, लो टू हाई जाएगा, पर नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, नेचर में तो है नहीं कि लो टू हाई जाए, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो सब कुछ सेम है कि ये आउटसाइड है सेल का, ठीक है, आउटसाइड है, और ये इनसाइड है ना, समझ जाना, इनसाइड ऑफ सेल। यहाँ पे मोर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अभी जा रहा है अगेंस्ट लो टू हाई, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेसिक से समझ में आ गया कि पैसिव जो है वो नॉर्मली हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा एंड एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी। एक्टिव लो टू हाई कंसंट्रेशन जाएगा एंड एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा रैपिड होगा। सो पैसिव स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। सो पैसिव इज स्लो मूवमेंट एंड जो एक्टिव है वो रैपिड मूवमेंट होता है। पॉइंट में थोड़ा लिख दे रही हूँ आपको समझने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। यहाँ जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन गया, और यहाँ जो है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके। चलो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन मूव करते हैं, डिफ्यूज़न। मैंने बताया था ना अभी ऊपर, पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होगा, एक डिफ्यूज़न एंड दूसरा ओस्मोसिस। सो अभी हम डिफ्यूज़न पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सो डिफ्यूज़न है क्या, क्या होता है मैम डिफ्यूज़न, थोड़ा समझो इसको। यहाँ लिखी हूँ मैं, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जैसे सॉलिड लिक्विड गैस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है तो ऑब्वियसली हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। बट क्या, सो जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस उनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वो डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। जैसे कि सब्सटेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं, मतलब हमारे में जो हमारे बॉडी सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचते हैं ना बेटा, वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। चलो सो मैं नॉर्मली आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या होता है। सपोज बाहर O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, अंदर O2 मॉलिक्यूल है, कम है, तो क्या होगा डिफ्यूजन में, अंदर की तरफ ये मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, ये डिफ्यूजन हुआ। अब मान लो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बहुत सारा, अंदर सेल के अंदर ही, ये मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और सेल में ही किसी पार्ट में कम है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, ये हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा, ये भी डिफ्यूजन है। यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है एंड यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इतना समझे। चलो
मैं आगे ऑस्मोसिस बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब क्लियर करूँगी अभी, ठीक है। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है मैम। सो ऑस्मोसिस भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, लेकिन ये सॉल्वेंट या वाटर का है। वहाँ पे क्या था डिफ्यूजन में, अभी जो ऊपर देखा हमने, उसमें सॉलिड भी हो सकते थे, लिक्विड भी हो सकते थे, गैस भी हो सकता था। बट ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होता है, सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑस्मोसिस सिर्फ तभी ऑस्मोसिस उसको हम कहेंगे जब जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करे। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, तो उसके थ्रू अगर मूव करेगा तभी होगा। अगर सेल के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो ऑस्मोसिस नहीं होगा। मैं डिफरेंस अभी थोड़ा समझाती हूँ आपको, 1 सेकेंड। देखो सपोज मैंने ये एक सेल बनाया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने बनाया, यहाँ पे कम है अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, लो कंसंट्रेशन जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ मैं लिख देती हूँ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या हुआ मैम, ये क्या हुआ, अभी तो आप बता रहे थे वहाँ इसको डिफ्यूजन कहते हैं। नो, वहाँ पे मैंने बोला था, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था, या आप कोई भी सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और ये सिलेक्टिवली, देख रहे हो, ये मेम्ब्रेन से पास कर रहा है, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। वहीं पे अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ बनाती हूँ मैं सेल के अंदर वाला एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सपोज तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये ऐसे मूव करेगा। क्या यहाँ पे मेम्ब्रेन से पास हुआ है, मेम्ब्रेन कोई है नहीं है, तो यहाँ ऑस्मोसिस हम नहीं कहेंगे। ऑल्दो ये वाटर मॉलिक्यूल है बट हम ऑस्मोसिस नहीं, यहाँ डिफ्यूजन कहेंगे। समझ आया, क्लियर हुआ डिफरेंस? फिर से बताती हूँ। डिफ्यूजन में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंसीडर करते हैं एंड वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है मैम। ऑस्मोसिस में सिर्फ हम लिक्विड को कंसीडर करेंगे, उसमें से भी लिक्विड अगर वो दोनों तरीके से पास करेगा, या तो मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल के अंदर ही। अगर वो सेल के अंदर ही पास करता है, हाई टू लो जाता है, तो हम उसको डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन अगर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो और लिक्विड पार्टिकल आउटर टू इनर या इनर टू आउटर, हाई टू लो कंसंट्रेशन वाया मेम्ब्रेन जा रहा है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर है? ओके, चलो अब देखो, ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस और आउटर एक्सोस्मोसिस, सॉरी माय बैड। सो एंडोस्मोसिस क्या होगा ना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेल, जैसे कि बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, अंदर है, कम है। सो ये बाहर से अंदर आ रहा है, राइट, तो इसको हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। एक्सोस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड सेल। सो ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो हायर टू लोअर जाएगा, तो ये अंदर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, हाई कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये आउटर जाएगा, लो कंसंट्रेशन जहाँ रहेगा, ठीक है। ये आपका एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस होगा, एकदम बहुत सिंपल है एंडो और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब इन अंदर आना, सॉल्वेंट अंदर आएगा, और एक्सोस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट बाहर जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ये देखेंगे क्या ले आए मैम, ये कौन सा टॉपिक है, हमेशा कंफ्यूजन होता है, ये क्या टफ टॉपिक ले आए, राइट। सो आज कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं इसको अच्छे से बताऊंगी कि हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है। आप इससे ही समझो ये वर्ड, 1 सेकेंड। आप इससे समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपर, हाइपर लिखा हुआ है। हाइपर मतलब क्या होता है, कहते हैं ना यार ये बहुत हाइपर होता है, इसको बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं ना हाइपर मतलब बहुत, मोर, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होना, ज़्यादा होना, है ना। सो यहाँ पे हाइपर का मतलब होगा मोर,
क्लियर। हाइपो का मतलब क्या होगा मैम? हाइपो का मतलब होगा लेस। क्लियर। अब ये मोर क्या होगा? क्या आप किसके ये में हम बात करें कि ये मोर है हाइपरटोनिक, तो आप ये समझो, देखो हमारा सेल है ना, उसके अंदर भी सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म क्या एक सॉल्यूशन ही है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट रहते हैं। और जो हमारा सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है वो भी सॉल्यूशन है। सेल ऐसे हवा में तो नहीं लटका रहेगा, तो किसी सॉल्यूशन में ही रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्यूट के ये में हम कहते हैं इसको मोर और लेस। सो हाइपरटोनिक मतलब मोर सॉल्यूट, ठीक है, ये हो गया मोर सॉल्यूट, और ये हाइपरटोनिक मतलब लेस सॉल्यूट। क्लियर? ठीक है। अब जैसे हाइपर मतलब मोर सॉल्यूट हो गया, 1 सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो अब जैसे देखो मोर सॉल्यूट कहाँ होगा? ये मोर सॉल्यूट तो हम इसको सॉल्यूशन के ये में लेते हैं, कहाँ? जहाँ जिस सॉल्यूशन में सेल रखा हुआ है। सो सेल का बाहर का एनवायरनमेंट में जो है सॉल्यूशन, उसमें मोर सॉल्यूट रहेगा। ठीक है, चलो तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे समझो, एक सेल बनाया हमने, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज करती हूँ मैं। ये मैं फर्स्ट सिचुएशन समझा रही हूँ हाइपरटोनिक, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन हाइपरटोनिक, ठीक है। देखो हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट कम कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है। बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो अंदर सॉल्यूट कम होगा, अंदर सॉल्यूट कम होगा और अंदर फिर क्या ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मूवमेंट वाटर का होता है, ठीक है, तो क्या होगा? हायर टू लोअर सॉल्वेंट मूव करेगा। यहाँ पे हाई सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, और बाहर जो है सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। सो इट विल बी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है। जब सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो सेल क्या होगा? क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि देखो ये सब सॉल्यूशन ही है, मैंने बताया ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट है तो मिलके क्या सॉल्यूशन ही बनाएंगे, अंदर भी सॉल्यूशन ही है। तो जब ये सॉल्वेंट अंदर से बाहर गया तो क्या हो जाएगा? सेल विल श्रिंक। क्लियर? चलो दूसरा सिचुएशन में समझाती हूँ हाइपोटोनिक। इसमें देखो क्या होगा, एक सेल बनाते हैं हम, ठीक है, तो डायग्राम पे कम जाओ बेटा, ठीक है, एक सेल बन गया। अब देखो अब देखो क्या है कि ये जो है आपका हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपोटोनिक जैसे ये बाहर का सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है, सॉल्यूशन ही है, अंदर भी सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो हाइपो मतलब लेस, लेस बताया यहाँ पे मैंने, लेस सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जो होगा लेस सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे लेस सॉल्यूट हो जाएगा, लेस सॉल्यूट। यहाँ लेस सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली मोर सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट के कंपेयर में मोर सॉल्वेंट। बाहर लेस सॉल्यूट है तो अंदर मोर सॉल्यूट हो जाएगा, और बाहर मोर सॉल्वेंट है तो अंदर लेस सॉल्वेंट हो जाएगा। देखो कंपेयर में हमेशा लेस और मोर करते हैं, यहाँ लेस सॉल्वेंट है, ये बाहर इन्वायरमेंट में मोर सॉल्वेंट है, तो उसके कंपेयर में यहाँ लेस सॉल्वेंट होगा,
ठीक है। तो अब क्या होगा, मोर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट यहाँ से अंदर सेल में मूव करेगा। हमेशा कहते हैं मोर टू लो में ही मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। अब कोई सेल में पानी जा रहा है तो क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा वो सेल स्वेल करके। क्या होगा, एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि बर्स्ट कर जाता है सेल, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल विल श्रिंक हुआ था हाइपर में, यहाँ क्या हो जाएगा, सेल विल स्वेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या था, थर्ड क्या था, आइसोटोनिक। थर्ड है आपका आइसोटोनिक। ये सबसे इजी है याद रखना, क्योंकि आइसो मतलब क्या होता है पता है, आइसो मतलब यहाँ लिखोगे इक्वल, मतलब अंदर जो जितना कंसंट्रेशन है उतना बाहर भी, सॉल्यूट का भी सेम कंसंट्रेशन होगा अंदर बाहर, सॉल्वेंट का भी सेम कंसंट्रेशन होगा अंदर और बाहर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सेल बनाती हूँ, है ना, यहाँ पे जैसे एक सेल बनाई, तो क्या होगा पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल होंगे। जैसे कि अगर यहाँ 5 सॉल्यूट है तो यहाँ पे भी 5 सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट अगर 5 है तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट 5 होंगे, ठीक है। क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। और जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगा सॉल्वेंट का, तो ना सेल सिंक करेगा ना सेल स्वेल करेगा, ठीक है। अब देखो आइसोटोनिक ऐसे ही याद रखा, ये दोनों समझो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, हाइपर में लिख के आ जाएंगे सेल विल स्वेल एंड हाइपो में सेल विल श्रिंक। ऐसे बहुत दिक्कत की बात है। तो आज समझ लो कैसे याद रखोगे, आप ही सोचो, हाइपर में श्रिंक हो रहा है सेल, श्रिंक, हाइपर श्रिंक, आपको नहीं लग रहा सेम आ रहा है, आर दोनों में आ रहा है, हाइपर श्रिंक, है ना। फिर जैसे हाइपो है, मतलब सेल मोटा हो जा रहा है इंसान, है ना, सॉरी इंसान नहीं आपका सेल मोटा हो जा रहा है। तो हाइपो मीन सेल विल स्वेल। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल आपको जैसे समझाऊंगी, एक अलग पेन से लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। 1 सेकेंड। जैसे हाइपर टोनिक, अभी मैं बताऊंगी क्या करना चाह रही हूँ मैं। अब जो है मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि थोड़ा ट्रिक वाइज याद रहे आपको, और मेरा कोई मकसद नहीं रहता, ठीक है। अब देखो हाइपर यहाँ आ रहा है, यहाँ श्रिंक है, तो हाइपरटोनिक ऐसे याद रहेगा, हाँ मैम याद रहेगा। चलो दूसरा क्या था, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हाइपोटोनिक, राइट, यहाँ पे हो जाएगा हाइटोनिक, क्या हो जाएगा, ठीक है। हाइपो हुआ एंड यह स्वोल, मैं ओ लिख रही हूँ लेकिन आप समझ जाना कि ये स्वेल होगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, हाइपो खुद लगता है हाइपो मोटू हो गया, सेल मोटू हो गया, स्वेल कट जाएगा, स्वेल। स्वेल स्पेलिंग नहीं है बेटा, मैं याद करने के लिए ऐसे बताई हूँ, स्पेलिंग इसका स्वेल ही होगा, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे करके ई लगा दो, स्वेल हो गया, है ना, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, हाइपर हाइपो आज क्या हुआ। देखो आपको कॉन्सेप्ट से ही समझना है कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या डिफरेंस है, हम सॉल्यूशन
जो सेल के बाहर सॉल्यूशन लेते हैं उसमें सॉलिड को कंसीडर करके, हाइपर मतलब मोर सॉलिड एंड हाइपो मतलब लेस सॉलिड, ये कंसीडर करके हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ रहे। बट अगर एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न हो, उसके लिए मैंने ट्रिक बताया कि अगर आपको सिर्फ एक वर्ड में लिखना है कि इसमें सेल श्रिंक करता है कि स्वेल करता है, सो आप इस टेक्निक से याद रखोगे ना, तो आप कॉन्सेप्ट 2 मिनट के लिए मिस भी करते हो ना, तो आप फटाक से वहाँ आंसर लिख सकते हो, है ना। सो हाइपर मतलब श्रिंक, हाइपो मतलब स्वेल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में देखेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन देखेंगे, न्यूक्लियस का फंक्शन देखेंगे, जो भी सेल कंपोनेंट है उनका फंक्शन हम डिटेल में देखेंगे, एंड एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में देखेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस डिटेल। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।